गोरखपुर दूसरा शिकागो है अपराध के मामले में। गिरीश जी, आप उस समय देश के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक जागरण क्राइम रिपोर्टर थे। आपका क्या अनुभव रहा उस समय एज ए रिपोर्टर? हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, अमरमणि त्रिपाठी, ये बड़े नाम थे। यानी गोरखपुर में 94-95 में AK-47 वहाँ थी। हाँ, अभी किसी को पता नहीं था। मतलब एक सामान्य अपराधी से AK-47 तक रखने वाला बन गया। लोग बताते हैं कि ये एमपी इंटर कॉलेज का छात्र था। वहाँ से उसका बदला लेने के चक्कर में वो अपराधी बना। तो गोरखपुर ने तो वो दौर देखा जब ये सारे लोग चरम पे थे। इस अपराध के दौर पे अंकुश कैसे लगा? अंकुश तो के इस समय मेरा हमें लग रहा है कि 9 महीने का मुकुल गोयल का कार्यकाल था, लगभग सफाया कर दिया। दावा ये भी है कि सीएम को इसने मारने की सुपारी ले ली, उसके बाद एसटीएफ बनी, उसके बाद इसके सफाई की योजनाएं बनी। देखिए, ऑथेंटिक जानकारी तो लगभग 25 साल की उम्र में तो एनकाउंटर हो गया था उसका। एक बच्चा ही कहेंगे उसको, एक बच्चे के हाथ में AK-47 जैसा हथियार आखिर कैसे पहुंच गया? उसको से ही हथियार मुहैया करवाया गया था। और उसने, जैसे आप पत्रकार हैं, आप बता रहे हैं कि पुलिस ने बता दिया कि यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर मारेंगे जाके। अजीत जी, रियल इनकाउंटर कितने होते हैं? ये अपराध नहीं है क्या? आप इसको कानून के हिसाब से चलिए। कानून तो अपराध मानता है ना इसे। नहीं मानता है ना। नमस्कार, द धुनी शो में मैं अजीत सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच में दो बड़े स्पेशल मेहमान हैं। एक से तो आप लोग परिचित हैं, लगातार उनसे बात होती रहती है, गिरीश पांडे जी। लेकिन इनके अलावा आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं जिनका नाम है सुमंत पांडे। सुमंत पांडे जी कौन हैं ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे सिनेमा में कुछ पर्दे पर हीरो दिखाई देते हैं, लेकिन उनको हीरो बनाने वाले पर्दे के पीछे कुछ लोग होते हैं। तो जो हमारे हीरो हैं गिरीश पांडे जी, वो पर्दे पर दिखते हैं, और पीछे जो उनको हीरो बनाने का काम करते हैं वो काम करते हैं सुमंत पांडे जी, यानी ये डेस्क पर काम करते हैं। और 35 साल, लगभग 35 साल लंबा करियर है इनका। बहुत कुछ इन्होंने देखा है, और यूं कहूं तो इन दोनों ने साथ मिलकर देखा है। तो इनके पास जो सवाल होंगे और जो जवाब होंगे, शायद उनमें मैं कहीं फीका पड़ जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं ये दोनों आपस में बैठकर डिस्कशन करें, कुछ पुराने बड़े एपिसोड्स हमारे सामने लेकर आए जो हम लोगों ने कभी सुने थे, उनको जरा डेप्थ में जाकर बोलें। गोरखपुर में ही इनकी पत्रकारिता का समय ज़्यादा बीता, समकालीन दौर में ही थे ये लोग वहाँ पर। तो एक मेरी अपनी दिली इच्छा है कि मैं भी इन लोगों से जानना चाहता हूँ। एक दौर था, जो दौर हमारे बचपन का था, लेना देना हमारा कुछ था नहीं, लेकिन एक नाम था, उस नाम को सुनकर डर बहुत लगता था, और वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। आज भी जहन में जब वो नाम सोचते हैं तो पता नहीं क्यों एक खौफ सा बैठ जाता है। क्या था उस नाम में, और क्या ऐसे काम थे कि बच्चा बच्चा भी डरता था। जान मैं नहीं पाया और ना जानने की कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा है, और मुझे लगता है इन दोनों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और यहाँ से अब चर्चा आगे सुमन जी बढ़ाएंगे आगे। नमस्कार गिरीश जी, आपका स्वागत है शो में। गिरीश जी, हम पूर्वांचल की जब भी बात करते हैं तो एक दौर था जब वहाँ माफिया और अपराध, उसका दबदबा था लोगों का। ऐसा कौन सा दौर था वो, क्या आपने देखा था उस समय? आप उस समय देश के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में, दैनिक जागरण में थे, और उसके क्राइम रिपोर्टर थे। आपका क्या अनुभव रहा उस समय एज ए रिपोर्टर? देखिए सुमन जी, मैं गोरखपुर का ही हूँ। गोरखपुर में मेरी पढ़ाई हुई है, और 78 तक मैं गोरखपुर में था। तो इन लोगों के नाम सुनता था, क्योंकि रुचि नहीं थी, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो बहुत मतलब नहीं रखता था। फिर मैं इलाहाबाद चला गया, पत्रकारिता किया, लौटा तो गोरखपुर में पत्रकार बन के तकरीबन 93-94 में। वो समय जो है गोरखपुर में अपराध के लिहाज से बहुत फर्टाइल था। इवन उसके कुछ साल पहले बीबीसी ने बोला था, तब बीबीसी की बहुत प्रतिष्ठा थी, ये दूसरा शिकागो है अपराध के मामले में। तो जब मैं पहुंचा तो उस समय
हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, अमरमणि त्रिपाठी, उसमें आप ओम प्रकाश पासवान को जोड़ लीजिए। ये बड़े नाम थे, और बड़े नामों के माननीय बनने का मतलब उस दुनिया से, काली दुनिया से जा करके और माननीय बनने का भी सिलसिला शुरू हुआ था। हो सकता है लोग जानते हो या न जानते हो, पहली बार विधायक कोई बना था और वो माफिया था तो वीरेंद्र शाही लक्ष्मीपुर से बने थे। यानी तिवारी जी से भी पहले। तिवारी जी से भी पहले, और तिवारी जी के उस समय जो चेले हुए थे अमरमणि त्रिपाठी, उनको हरा करके बने थे। एक तरह से उनके दबदबे को चुनौती थी ये बहुत बड़ी। उनके दबदबे को राजनीतिक चुनौती उनके इसी को। दबदबे को चुनौती दी थी। फिर उसके बाद दौर आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। मुझे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में पता कैसे चला, ऐसे हमारे एक मित्र थे नागेश मिश्रा, इलाहाबाद के पढ़े लिखे थे, मैं भी इलाहाबाद का ही पढ़ा क्या लिखा था। थे नागेश? नागेश जी वहाँ उस समय चौकी इंचार्ज थे नखास के, और बेतिया हाता में एक किसी अपने मित्र या परिचित के घर में अकेले रहते थे। टिफिन आता था उसको खाने के लिए, वो रात में 11-12 बजे आते थे। तो एक दिन नागेश जी खाना खाने आए, खाना खा के निकले तो उनके घर के सामने एक मारुति वैन खड़ी थी। पुलिस, और भी चर्चित पुलिस वाला, उसने पूछा कौन है भाई उस गाड़ी में, क्या इस रात में 12 बजे कौन सी बातचीत हो रही है। तो उस गाड़ी में से आवाज़ आई कि नागेश बाबा प्रणाम, आप जाइए, हम लोग आपको जान रहे हैं, आप भले न जान रहे हो। तो इनको थोड़ा और बुरा लगा। नहीं, वो तो खड़ी बोली में बोलता नहीं होगा, कोई जो भी रहा होगा। तो यही ना, नागेश बाबा हम आपको जानते हैं और हम्म, आप अपना काम करिए और कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बोला होगा। अब उसका मैंने, हम यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं। फिर दोबारा पूछे, अरे यार कैसे बात कर रहे हो, जो पूछ रहे हैं बताओ ना। तो कह रहे बाबा फिर हम कह रहे हैं कि हम आपको जानते हैं, बेवजह आप पीछे पड़े हैं। तीसरी बार इन्होंने पूछा तो वो सब कहे आप AK-47 निकाल लिए वो सब। अच्छा, हाँ, यानी गोरखपुर में कब की बात है? एग्जैक्ट सन तो नहीं याद होगा, 94-95 की बात होगी है। 94-95 में AK-47 वहाँ थी? हाँ, अभी किसी को पता नहीं था, हमको भी ये नाम नहीं बताए। मेरी मुलाकात इस सिलसिले में हुई थी, चूँकि इलाहाबाद के थे, अकेले रहते थे, तो होली के कुछ दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो हमने कहा कि ऐसा है कि नागेश जी होली में घर आ जाइएगा, वहीं हम लोग खाएंगे पिएंगे। नागेश जी आए नहीं, और फिर मेरी मुलाकात हुई तो मेरी शिकायत थी कि आप आए नहीं। तो तब उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाया है और कहा कि आप इसको अखबार में मत लिखिएगा। उन्होंने कहा गिरीश जी, मुझको उल्फा का एक आतंकवादी मिल गया था जो हथियार की सप्लाई कानपुर में किया करता था। उसको मैंने पकड़ा, कई दिन तक मैंने उसको आप ब्रेन वॉश किया, तो इस बात पे सहमत हो गया कि ठीक है आप हमको कानपुर ले चलिए, और जिनको मैं हथियार देता हूँ उनको मैं मेन सड़क तक ले आऊँगा, आप पकड़ लीजिएगा। भाई पुलिस के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बड़ी, उल्फा का के आतंकवादी का हथियार सप्लायर पकड़ा जाएगा, नाम होगा। तो उस समय उल्फा चरम पे था। हाँ हाँ, नागेश जी गए, अब वो बड़ा बाजार चौराहा है वहाँ पे खड़े रहे, और वो अंदर गया तो फिर वो आया नहीं। तो नागेश जी बताए कि इस नाते गिरीश जी मैं आ नहीं पाया, और ये अखबार के लिए नहीं है। फिर मैं पूछा कि ये 6 फुटवा का क्या आतंक है। उस समय जैसे आता है ना, समय समय पे चोटी कटवा क्या, इस तरीके से उसी समय गोरखपुर में कोई 6 फुटवा का आतंक था, जो अंधेरे में किसी को मार देता था, किसी को पीट देता था। तो हम पूछे 6 फुटवा का क्या आतंक है। तो कहे 6 फुटवा को छोड़िए, इस शहर में 2 AK-47 आ गई है 2 लड़कों के पास, और भविष्य में वो शहर के लिए, लॉ ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो मैंने पूछा जब आपको इतनी जानकारी है तो आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। कहे अब सारा जिम्मा नागेश मिश्रा ही लिए हैं, अधिकारियों को भी पता है जब हमको पता है। तो वहाँ जब वो बातचीत हुई तो तीसरी बार में वो सब कहे कि नागेश बाबा आप आगे आगे चलिए, AK-47 निकाल करके। ये किस चीज से थे? वो ये बुलेट से थे, अपने मोटरसाइकिल नखास से। चौकी के इंचार्ज से, शुरुआती नौकरी थी। तो वहाँ से जो लोग गोरखपुर के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ़ होंगे, वहाँ से इनको नखास चौकी जाना था। ये लोग TDM किए बढ़े, तो एक सड़क से TDM पे गए, TDM से एक सड़क शहर की तरफ चली जाती थी,
एक सड़क नौसड़ होते हुए बाहर चली जाती थी, उसके अलावा भी उसमें ढेर सारी शाखाएं हैं, कहाँ जाती हैं कुछ नहीं पता। ये सब एक तरफ मुड़ गए, नागेश जी अपनी चौकी की तरफ मुड़ गए, इनका सेट भी जवाब दे चुका था, तो ये किसी चीज़ को जवाब नहीं दे पाए। वहाँ से मैं पहली बार श्री प्रकाश को जाना। इसके पहले इसकी कोई पृष्ठभूमि इस तरह की रही हो? नहीं, इसके पहले तो यही हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही। नहीं, तो ये मतलब एक सामान्य अपराधी से AK-47 तक रखने वाला बन गया, उस बीच में इसकी क्या यात्रा रही थी? इसकी यात्रा देखिए, लोग बताते हैं कि ये MP इंटर कॉलेज का छात्र था, यहाँ इसकी बहन से छेड़छाड़ हुई थी। ये सही बात है? अब लोग बताते हैं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं तो गोरखपुर में बाहर से आया था और अपनी अपराध में बहुत रुचि भी नहीं थी, लेकिन मिला तो मैंने काम बहुत कायदे से किया। तो वहाँ से उसका बदला उदला लेने के चक्कर में वो अपराधी बना, और इसका अपना कोई ऐसा गिरोह नहीं था। इसके गिरोह में जब मैं जानता था तो हृदय चंद कौशिक था, राजन तिवारी था, आनंद पांडे था। तो श्री प्रकाश शुक्ला से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आनंद पांडे और हृदय चंद कौशिक से मेरी मुलाकात है। आनंद पांडे जो है वो टीका लगाता था, लंबा सा था, सांवला सा, स्टेशन पे कभी दिखा था। हृदय चंद कौशिक जो है वो मेरे घर के पास ही रहता था, 100 मीटर की दूरी पे। तो वो कभी कभी मेरे पास आता था इसलिए कि ये कहता था कि पहली तो एक बार आया तो कहा कि भैया वो आनंद पांडे को कपिल मुनि बड़ा परेशान कर रहे हैं, थोड़ा आप कह रहे थे। कपिल मुनि जो है वो रेलवे स्टेशन के चौकी इंचार्ज थे। अच्छा। वो भी इलाहाबाद के ही थे, रैंकर थे। देख करके अपना नमस्कार बहुत मुस्करा करके दांत खुल जाता था। तो मैंने कहा कपिल मुनि से कि अरे भाई एक आनंद पांडे, उसको आप क्यों परेशान कर रहे हैं? तो अरे गुरु जी आपसे पैरवी करवा रहा है, हरामी है वो, और वसूली कर रहा, अभी दबाया नहीं जाएगा तो ये सब बड़े अपराधी हो जाएंगे। हम कहे नहीं, तब मेरी कोई पैरवी नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए कहा। उसके बाद भी हृदय चंद कौशिक कभी कभी आता था, कहता था कि भैया घर आइए, आपको बढ़िया मटन खिलाएंगे। तो कई बार कहने के बाद एक दिन हम कहा ठीक है, आज हम तुम्हारे घर चलते हैं। घर बगल में ही था, मैं गया। अब बताता था मैं उस घर का दामाद हूँ, ले गया। जिसमें रहता था? हाँ, कहता था मैं उस घर का दामाद हूँ। तो मैं गया तो सबसे गंदे और अंधेरे कमरे में उसका डेरा था। तो मुझे खटका कि ये दामाद तो हो नहीं सकता, क्योंकि घर का दामाद तो सबसे अच्छी जगह और अच्छी स्थिति में रहता था। लेकिन वो हमसे सड़क पे मिलता था छुट्टी के दिन। मतलब गोरखपुर के कल्चर के विपरीत हम पति पत्नी साथ ही निकलते थे बाइक से। तो वो अगर कहीं मिलता था तो हर बार उसकी मोटरसाइकिल यामाहा नहीं होती थी, सोने की मोटी चेन होती थी, 3 बटन के नीचे देखता था और दौड़ करके पैर छूता था हम लोग। तो ये हमसे ये तीनों परिचित थे। बदमाशी पूरे अदब से। हाँ। इनकी कुछ राजनीतिक अदावत किसी से थी या ऐसे बदमाशी शुरू कर दी थी इन लोगों ने? देखिए श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में तो मैंने तब भी कहा था, जिस तरीके से ये खुद अपराध करता था, जैसे माफिया अमूमन अपने अपराध नहीं करते हैं, और दिन दहाड़े गोली मारता था, सट के गोली मारता था। पहला वाकया कब किया इसने? पहला अपराध बिहार में किया होगा ये। अच्छा। बिहार में किया होगा, फिर गोरखपुर में एक विवेक सिंह को मारा था। धीरे धीरे सूरज भान का शागिर्द रहा ये। अच्छा। ना, तो रेलवे के ठेकों के वर्चस्व को लेकर के इसने पहले एक विवेक सिंह को गोरखपुर में मारा था। उसके बाद इसके हरिशंकर तिवारी भी इसके रडार पे थे, लेकिन लोग बताते हैं, कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता है, कि हरिशंकर तिवारी उस जमाने में इसको पिता की अपनी गाड़ी में बैठा के चलते थे ताकि मेरे ऊपर हमला ना करे। अब ये कहाँ तक सच है ये इसके पिता को अपनी गाड़ी में बैठा के चलते थे। लेकिन ये अपने परिवार से मिलता जुलता था। अब इसका गांव तो हमारे गांव के पास मामखोर में है। मामखोर शुक्ला लोगों का बहुत ही मतलब माना जाना गांव है। अभी मुहावरे में लोग किसी भी शुक्ला को कहते हैं जो बड़ा मतलब सफाई दफाई और उसकी पूजा पाठ का वो करता है, कि मामखोर के शुक्ला है क्या ना। तो ये उस गांव का था, शहर में आ गया था, शहरी हवा लग गई होगी। अभी हम उस पर भी आएंगे कि मामखोर और फलाना जगह इस तरह के लोग कैसे हो जाते हैं। तो परिवार से इसका कैसा संबंध था? माता पिता? नहीं, परिवार के बारे में नहीं जानते। इसका एक बड़ा भाई था ओम प्रकाश शुक्ला, उसको जानते हैं।
और समय समय पे जब टाइट करना होता था तो पुलिस वाले ओम प्रकाश शुक्ला को उठाते थे और तबीयत से धुलते थे। बाद में तो जब दुर्दांत हो गया तो कोई बहुत दिलेर पुलिस वाला भी ओम प्रकाश शुक्ला को छूता था, क्योंकि इसका डर था ना, ये सीधे फोन करता था ना। तो किसको, जिसको टारगेट होता था इसका, उसको फोन करता था? ये सीधे किसी को फोन करता, ये रिपोर्टर को फोन करता था। तमाम रिपोर्टरों को दावा है, लेकिन हमारे पास कभी फोन नहीं आया। और पुलिस को फोन करता था। एक आध रिपोर्टर ये भी दावा करते हैं कि कुछ वारदात के पहले ही वो बता देता था कि आज इसको ना मारूंगा। भाई साहब, वो सबके अपने दावे हैं। अब जब कोई नहीं रहा तो कुछ उनके दावों के बारे में क्या कहा जाए। भाई हम तो एक ऐसे रिपोर्टर को देखे हैं जिनको मैंने फील्ड में कभी गोरखपुर में देखा ही नहीं, वो भी पॉडकास्ट करते हैं। भाई अगर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, रोज़ मैं पोस्टमार्टम और एसपी से लेकर के और सीओ से मिल रहा हूँ, हफ्ते में डीआईजी आईजी से मिल रहा हूँ, तो कहीं तो तुम टकराओगे। बाकी लोग टकराते ही थे, वो भी कर रहे हैं इसी प्रकार से। कोई ऐसी वारदात जो आपने कोई जहन में हो, जो उसने दुस्साहसिक वारदात की हो? दुस्साहसिक वारदात में नहीं, लेकिन उसके दहशत का माहौल मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। एक बार हुआ क्या भाई साहब, मैं अखबार से आ रहा था, कोई 1:30-2 बजे का समय था, रात का? हाँ। और मैं जब धर्मशाला से आगे बढ़ा तो मैंने देखा एसएसपी, उस समय आरके विश्वकर्मा एसएसपी थे, जो डीजीपी होकर रिटायर हुआ है, आरके विश्वकर्मा की गाड़ी और प्लस वही, जब एसएसपी की गाड़ी चलती है तो शहर के थाने, सारे थानों की गाड़ी चलती है। ये सब गाड़ियां चल रही थी और आगे आगे एक जिप्सी जा रही थी। सूचना हो गई थी छाया चौराहे पे या असुरन चौराहा, दोनों कहते हैं। राजकुमार मिश्रा दरोगा थे, वो बैरिकेटिंग करके खड़े हो गए। मैंने पहली बार देखा एक्शन पुलिस का। जब वो गाड़ी रुक गई जिप्सी, तो पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से उसको घेर ली। किसकी थी जिप्सी में? वो मत पूछिए, किसी राजनेता की थी। अच्छा। आजकल माननीय है, मंत्री हैं, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं, लोग समझ जाएंगे। मैंने देखा किस तरीके से पुलिस डिसआर्म करती है। पोजीशन लेने के बाद उसमें जितने लोग बैठे थे सबका हथियार। फिर एसएसपी नज़दीक आए तो उसमें से जो निकले वो माननीय थे। लोगों ने पूछा, अरे यार परेशान कर दिए तुमको भागने क्या जरूरत थी, और अगर बाई दी वे गोली चला दिए होते हम लोग तब। तो वो कहा कि हम डर गए। डर किससे था? पुलिस वालों से। वो भी आपराधिक रिकॉर्ड उनके भी परिवार का था, तो उनको लगा होगा कि किसी मामले में पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसमें खुद मैंने देखा था कि AK-47 विश्वकर्मा के हाथ में थी ना। उस समय और दूसरा वाकया मैंने देखा है सर, देखिए जो मौत के सौदागर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े माफिया होते हैं, ये लोग भी मौत से डरते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या तो लखनऊ में की थी, सन हमको याद नहीं है ना, लेकिन उसके पहले उसने गोरखपुर में, आप कचहरी चौराहे से जब आगे बढ़ेंगे नेपाल लॉज की तरफ, हो जहाँ प्रेस क्लब है, तो नेपाल लॉज के सामने श्री प्रकाश शुक्ला ने गोली चलाई थी वीरेंद्र शाही के ऊपर। वीरेंद्र शाही, पता नहीं क्या संजोग था कि वो कार में कहीं नीचे लटक गए, सर उनका नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया, तो कहीं पीछे उनको गोली लगी थी। उनका एक गनर उसमें मारा गया था। ये मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, वहाँ का न्यूरोलॉजी वार्ड नीचे, ये इमरजेंसी से लगे हुए, थोड़ा साफ सुथरा है, तो कोई खास मरीज जाता है तो उसी में भर्ती कराते हैं। हम भी एक बार बीमार थे तो उसी में भर्ती हुए थे। तो उनको देखने गए थे चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह बड़े कद के नेता, और चंद्रशेखर में ये था कि उनका जिससे रिश्ता रहता था उनको कोई इनकार नहीं था। वो सूरजभान से उनका रिश्ता था, तो सूरजभान से भी, मतलब जिससे था। तो मैंने वीरेंद्र शाही को रोते हुए वहाँ देखा था, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये होती है मौत की दहशत। उसके बाद अंत में उनको मारा ज्यादा दुस्साहसी माना जाता था। हाँ, ज्यादा दुस्साहसी क्या, वीरेंद्र शाही के बारे में कहानियां वहाँ पे थी कि मान लीजिए रात में जा रहे हैं मोहद्दीपुर, कोई रंगरूट लड़का कहीं से इनसे भिड़ गया, ये उतरे तो वो कहा कि ज्यादा ऐंठो मत,
वीरेंद्र शाही मत बनो। तो इन्हीं जब से वो बताया कि अरे हम ही वीरेंद्र शाही हैं ना, तब वो भाग गया। ऐसे भी वाकई हैं। तो वीरेंद्र शाही अपने समय में थे। अरे बताइए कैसे ना हो जाए। आप हम्म, देखिए ना, वीरेंद्र शाही तो का तो कार्य क्षेत्र वहाँ था, बस्ती में था। ये किंकर सिंह के यहाँ, किंकर सिंह से इनका संबंध था। किंकर सिंह भी इसी लाइन लेंथ के थे। किंकर सिंह से किसी वजह से इनके संबंध खराब हो गए। तो ये किंकर सिंह कौन? किंकर सिंह भी विधायक रहे, ये भी अपराधी रहे हैं अच्छा। ना, हो सकता है अब भी हों। तो ये गोरखपुर आए। गोरखपुर में संभवतः उस समय रविंदर सिंह थे, एक बलवंत सिंह थे। और जो गोरखपुर में ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति चलती ही है। हरिशंकर तिवारी एक तरफ से थे ही। हम्म, तो वीरेंद्र शाही आकर के, वीरेंद्र शाही, रविंदर सिंह और बलवंत सिंह, एक तिकड़ी बनी। तो लगा कि मतलब वो तिवारी पे जो ब्राह्मण लाभी है वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। हम्म, तो बहुत डेयरिंग हत्या जो है अग्रवाल आइसक्रीम सेंटर में, गोलघर जो जान है, वहाँ पे बलवंत सिंह की हुई। बलवंत सिंह के बारे में हम देखे तो नहीं है, लोग बताते हैं बहुत स्मार्ट आदमी थे, लंबे लंबे छरहरे बदन के, और वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। बलवंत सिंह की हत्या के बाद तो फिर वो सिलसिला ही चल पड़ा। रविंदर सिंह मारे गए। भाई रविंदर सिंह मतलब पूर्वांचल के भविष्य के नेता हो सकते थे। जो आदमी गोरखपुर विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनों जगह के छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हो, पहली बार कौड़ीराम विधानसभा से चुनाव लड़ा हो, जीत गया हो, तो उसके पास कुवत थी। लेकिन उनको रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास के गेट पे उनको मार दिया गया। ये किसने कराई हत्या? अब इसमें नाम राजनीतिक क्यों ले रहे हैं? प्रतिद्वंद था। इसमें नाम का विरोधी ही कराएंगे ना। लेकिन ये जान लीजिए कि चाहे हरिशंकर तिवारी का गुट रहा हो, चाहे शाही का गिरोह रहा हो, ये सिर्फ अपने हित के नाते लोगों ने जाति में बांटा है। दोनों गुटों में कम से कम 30% बहुत एक्टिव अपराधी जो रहे होंगे वो वो ब्राह्मण या अलग ठाकुर। अलग जातियों के थे। जैसे हरिशंकर तिवारी के साथ भी बलराम चंद जैसे लोग थे ना। अब तो नहीं रहे, हमें तो बहुत नाम नहीं याद है, लेकिन बलराम चंद जैसे लोग भी थे। तो ठाकुर थे नर्रे के। तो ऐसी बात है, ये तो अपने हित के हिसाब से लोगों ने तो इसको ये बांट सूर्य दिया। प्रकाश तो इन ठाकुर ब्राह्मण राजनीति से अलग हटके था। ये तो किसी के खेमे में था नहीं। इसका नशा। तो रेलवे, सूरजभान का रेलवे के ठेके में हमें लगता है इंटरेस्ट था, उसी के लिए था। और बाकी हमें लगता है इसकी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि इन सबों ने देख लिया था, अपराधियों ने, कि माननीय बनने का तरीका क्या है। भाई हरिशंकर तिवारी 5-5 बार या उससे भी अधिक बार मंत्री रह चुके थे, विधायक तो शायद 7-8 बार बने थे। पहली बार जेल में रह के चुनाव जीते थे। अमरमणि भी विधायक बन चुके थे, शाही भी विधायक बन चुके थे। तो इन लोगों को भी लगता था कि कुछ ऐसा काम करो, इन्हीं लोगों में से किसी को मार दो, और इन्हीं की सीट पे, जैसे मान लीजिए कि ये तो शिव प्रकाश शुक्ला तो उसी इलाके का था जिस इलाके के हरिशंकर तिवारी थे। मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी थी। एक ही नदी, एक ही नाले के किनारे दोनों का घर है। शाही का भी घर ऐसे ही है, सब बड़ालगंज तो के ये आसपास। महत्वाकांक्षा में ये बड़ा ये अपराधी पहुंचा। महत्वाकांक्षा में, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा में मतलब जो जानकार थे, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी अपराध की, ये शुरू से लग रहा था कि ये लंबे समय तक चलेगा नहीं, ये कहीं न कहीं मारा जाएगा। तो उसको बाद में प्रदेश में एसटीएफ बनी और एसटीएफ नहीं हाँ, उसका। वो सब तो भाई सब अपनी कहानी है, और मैं कहानियों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं उस दौरान कर रहा था, और एक रिपोर्टर के रूप में मैं कह सकता हूँ कि मेरे सूत्र बहुत अच्छे थे। इसलिए अच्छे थे कि अधिकारियों की, सीओ से लेकर के इंस्पेक्टर तक की सारी क्रीम टीम इलाहाबाद से पड़ी थी। कुछ साथ के थे, कुछ जूनियर थे, कुछ सीनियर थे। जैसे मैं जो नाम याद आ रहा है, एसपीआरए कोई निगम साहब थे, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी मीटिंग में कहा था भाई ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो इलाहाबाद का है वो मेरे लिए खास है। भाई लोगों को बुरा नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने कहा था। फिर एक चंद्रशेखर सिंह थे, वो भी थे। राजकुमार मिश्रा,
वो जिंदगी भर वहाँ डीआईजी ये से सब गोरखपुर में उस समय तैनात थे। हाँ डीआईजी से लेकर के और एसएसपी और आईजी के यहाँ पेशकार तक ही रह गए। तो ये भी वहीं पे थे। ऐसे ढेर सारे लोग थे। केपी सिंह थे सीईओ, ओंकार सिंह थे सीईओ। ये सब लोग इलाहाबाद के थे। तो सूचनाएं मिल जाती थी, सूचनाओं को एनालाइज करने का। और दूसरी चीज़, मैं मेडिकल कॉलेज भी देखता था। तो मान लीजिए कोई घायल हुआ, कोई गोली चली, कोई मेडिकल कॉलेज गया, तो वहाँ से भी हमको जानकारी मिल जाती थी। इसलिए बेहतर था। मैं इसमें से कुछ लोगों की भूमिका इसके एनकाउंटर में भी रही होगी। भाई साहब कुछ इस नाम याद है? पूरे ऑपरेशन में हम्म, क्रेडिट लेने वाले अधिक हैं। हम्म, एक आदमी जो वहाँ भी चुपचाप काम कर रहा था और अंत तक काम किया होगा, हम्म, वो थे पक्का साहब। अच्छा। हाँ, पक्का साहब नाम जो है डीआईजी यशवंत सिंह का था। निहायत ही नेक, कर्मठ आदमी, कभी चर्चा में नहीं रहते थे। लेकिन कहीं भी उस समय घटना होती थी तो पुलिस, स्थानीय पुलिस कभी कभी देर में पहुंचती थी और वो पहले पहुंच जाते थे। मुझे याद है कि मुगलहा में एक डीआईजी पहले पहुंच जाए और हाँ पुलिस देर में। मुगलहा में भाई साहब मैं जा रहा था मेडिकल कॉलेज, तो एक अगर मैं सही हूं तो बृहस्पति तिवारी की हत्या हुई थी। हम्म, शिव प्रकाश शुक्ला ने ही संभवतः मारा था। मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी, सामान्य लुकिंग थी, सर पे बाल कम थे, हैट उतरा था, रूल था हाथ में, बेत, वहाँ पे पहुंचा था। रुक के देखा, वही क्राइम रिपोर्टर था तो रुकना ही था। तो हम देखे कि ये यशवंत सिंह है। बाकी और किसी का भी पता नहीं था। एक और वाकया बताऊं, उन्होंने कभी रेलवे स्टेशन, धर्मशाला से रेलवे स्टेशन के ट्रैफिक को एक तरफा किया था, वन वे किया था। अच्छा। मतलब वो बहुत जाम इलाका है। हाँ कितने सिंसियर थे, मैं बता रहा हूँ। हम्म, और उसको देखने के लिए वो 3-4 बार उस दिन गए। संजोग से उस दिन मिला तो उन्होंने कहा क्या काम किया जाए गिरीश जी, ये काम कप्तान को करना चाहिए ना, हम्म, कम से कम जाके देखना तो चाहिए कि रिजल्ट क्या है। इस वक्त तक मैं 3-4 बार जा चुका, लेकिन कोई और नहीं गया। हम्म। तो वो इस तरीके के मतलब अधिकारी उनका डेडिकेशन अलग ही था। हाँ, उस समय आईजी थे बंसल। लोग बताते थे बंसल राह में भी रहे हैं। हम्म, पुलिसिंग से कोई समझौता नहीं था यशवंत सिंह का। अपराध उनके समय में हो ही रहा था। अरे देखिए, 95 से लेकर के हमें लग रहा 99 तक मायावती और कल्याण सिंह का शासन था, दोनों लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्त। उसके पहले मुलायम सिंह का शासन था। तो इस दौरान मायावती और कल्याण सिंह के समय में अपराधियों पे वो चढ़ा। और गोरखपुर में 1-2 अपराधी थोड़ा ना भाई, गिनाएंगे तो राधे, जयेश, सेतुभान, पन्ने, महात्म, ढेर सारे लोग ना जिनको हम लोग जान रहे हैं, ये सब अपराधी थे। प्रदीप सिंह, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, कहीं किसी को लूट लिया जाता था। तो इन लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया और बारी बारी से सबको इनकाउंटर में मारा। तो वो इन्हीं का समय था। तो हम बात इनके पुलिसिंग के बारे में कर रहे थे। जाड़े का दिन था और संभवतः मोहद्दीपुर चौराहे पे अलाव जलाया गया था। पुलिस वाले अलाव सेंक रहे थे और डीआईजी का कहना था कि जाड़े का समय पुलिस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। हम रोड रेज को, डकैती को, सबको ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन चोरी को नहीं रोक पाते हैं। चोर को पकड़ना मुश्किल होता है। तो पुलिसिंग तो वही है कि आप चोर को पकड़ लीजिए, वो आराम करके नहीं पकड़े जाएंगे। और चोर का समय यही होता है जब सब लोग सो रहे हो। हाँ। तो उन्होंने उस अलाव को बुझवा दिया। हमारे यहाँ प्रशासन देखते थे कौशल त्रिपाठी ना, कौशल त्रिपाठी शब्द चित्र खींचने में माहिर थे। मतलब वो अगर रेप की खबर लिख दें तो आप पूरे उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे। तो कौशल त्रिपाठी ने लिखा कि डीआईजी ने कहा कि ये शहर हमारा है डीएम साहब, कुछ इस तरीके से लिखा, अलाव बुझा दिए। पुलिस वाले ठंड में कड़कड़ाते रहे। आईजी ने संज्ञान ले लिया, अखबार को लेटर भेजा। क्राइम मैं देखता था तो मैं गया आईजी के पास। तो मैं कहा सर क्या है, हो जाता है, अखबार है। कह नहीं यार,
मेरा डीआईजी 24 कैरेट का सोना है और उसके खिलाफ मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को आप ऐसा तो करेंगे तो पक्का कैसे? साहब को इस तरह से उन्होंने भी पक्का माना। हाँ हाँ, हम्म, पक्का माना। खैर हम्म, हमसे मान गए तो हो, लेकिन ये थी पक्का साहब। कभी कहीं लखनऊ में हो गया। हमें लगता है कि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में अगर वो खुले तो सबसे अधिकृत जानकारी देने वालों में कुछ ही लोग तो हैं। एक तो वो दे देंगे, एक आपको दे देंगे ओपी तिवारी, एक दे देंगे राजकुमार मिश्रा। ये लोग कहाँ हैं अब? ये सब रिटायर। ओपी तिवारी रिटायर होके जौनपुर में रह रहे हैं हम्म, और राजकुमार मिश्रा नोएडा में रह रहे हैं। हम्म, बेटे के साथ अपने रहे। बेटी तो उनकी आईएएस हो गई, चौथा रैंक था 2-3 साल पहले। अब कहीं पोस्टिंग में है वो। और नागेश दे सकते थे लेकिन नागेश रहे नहीं ना, ये लोग दे सकते थे। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि इसका जो एनकाउंटर हुआ, इसको सफाया हुआ पूरे गिरोह का, हम्म। उसमें कौन कौन की लोगों की भूमिका रही? अब देखिए, हम तो अब दावे पे ही बात करेंगे ना। बाकी तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी तो यशवंत सिंह और उनके टीम की ही रही होगी। बाकी सब कुछ करने के बाद, भाई मान लीजिए हमको मारना है और किसी ने बता दिया कि वहां बैठे हैं मार दीजिए, तो कोई आके मार देगा भाई। दावा ये भी है कि अजय राज शर्मा जी ने अपनी किताब में लिखा कि सीएम को इसने मारने की सुपारी ले ली, उसके बाद एसटीएफ बनी, उसके बाद इसके हाँ, सफाई ये की सब बनी, ये योजनाएं सब बनी। कहानियों में है। अब इस पे मैं बहुत कभी हम्म, गया नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर से पहले मेरे एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई थी। अपेंडिक्स का ऐसे ऑपरेशन हुआ था, वो ब्रस्ट करके और सड़ गया, माने जहर बन जाता है, खतरनाक स्थिति होती है। तो मैं 1 महीने तक मेडिकल कॉलेज में रह गया। ऑपरेशन के बाद संक्रमण हो गया। हम्म, उस दौरान एक हमारे साथी ने अपराध संवाददाता की बाई लाइन ली, जबकि वो मेरे साथ मेरे गाड़ी पे हम्म, पीछे बैठ के घूमते वो थे। उनकी सहयोगी की भूमिका होता थी। है, सहयोगी फिर हीरो बन जाता है बाद में। हाँ हाँ। तो वो मेरे मन में खटक रहा था। मैं लौटा तो कह रही, भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, हम्म, आप बैठिए, सब खबरें होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैं जा रहा था मेडिकल कॉलेज या आ रहा था मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ बसारतपुर चौराहे पे ओम प्रकाश शाही और वीरेंद्र प्रताप शाही, ये लोग जा रहे थे या आ रहे थे। इनकी गाड़ी पे बम चला था ना। हम्म, तो मैं भीड़ में गया, क्राइम रिपोर्टर हूँ तो स्वाभाविक है भीड़ में गया। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ बाई दी भगदड़ मच जाए तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। पेट अभी बिल्कुल नया ओपन था, तो मैंने, वो भी कारण था जो बताया कि एक सज्जन ने ले लिया, और ये भी कारण था, तो मैंने स्वास्थ्य वाले कारण को प्राथमिकता मानते हुए बिल्कुल अपने अनुरोध सेहत। किया और मैं पहले पेज पे चला गया। तो हम्म। मैं पहले पेज पे ही 1.5 साल रहा होगा। तो गोरखपुर ने तो वो दौर देखा जब ये सारे लोग चरम पे थे अपने, चाहे हरिशंकर तिवारी रहे हों, वीरेंद्र शाही, उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला। इस अपराध के दौर पे अंकुश कैसे लगा गोरखपुर में? अंकुश तो कल्याण सिंह के इस समय में रहा। हमें लग रहा है कि 9 महीने का मुकुल गोयल का कार्यकाल था, लगभग सफाया कर दिया भाई मुकुल साहब। गोयल वहाँ कप्तान एसएसपी थे। थे, एसएसपी थे। इस सेतुभान को मारा गया, एक आध मरते मरते बच गए, उनके जाति वालों ने बचा दिया। लेकिन उनके मन में तो दहशत बैठ गई कि पुलिस हमको कभी भी मार देगी, हम्म, तो वो शांत हो गए ना। पन्ने महात्म को मार दिया गया, श्रीपद ढाड़ी को मार दिया गया। इस तरीके से लाइन से सब, ऋषि ऋषि एक कोई वर्मा था उसको मार दिया गया, हृदय चंद कौशिक को मार दिया गया, हम्म, श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे को भी मार दिया गया। बच गए एक राजन शुक्ला, तो वो बिहार में रहे विधायक हो गए हम्म, ना। तो काबू तो इनके ही समय में किया गया था, इन्हीं की पृष्ठभूमि में। क्योंकि हमें लगता है कि गोरखपुर से ये गए थे मुकुल गोयल बनारस, और बनारस में हृदय चंद कौशिक को मारे थे। AK-47 उस समय बरामद हुई थी। अच्छा अच्छा। तो ये तीनों जो बड़े माफिया वहाँ हुए, हम्म हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही और बाद में श्री प्रकाश शुक्ला, हम्म। इनमें कुछ आप समानता भी देखते हैं? हाँ, ये किस तरह की? बहुत अच्छा सवाल है। इस पे कभी किसी ने चर्चा नहीं की है। बहुत समानता, सिर्फ इनके अपराध पे चर्चा होती है। हम्म, आप देखिए, एक गोरखपुर से जब आप बनारस की तरफ जाते हैं
बड़हलगंज की तरफ मान लीजिए तो एक तरैना नाला पड़ता है। श्री प्रकाश शुक्ला का गांव मामखोर तरैना नाले के किनारे। वीरेंद्र प्रताप शाही का गांव महुआ पार तरैना से कुछ दूरी पे। हरिशंकर तिवारी का गांव टाड़ा तरैना के बिल्कुल किनारे। तरैना की बाढ़ से प्रभावित होने वाला गांव, माने सबसे फर्टाइल इलाका ठीक ठाक तरैना, से प्रभावित होने वाला इलाका। अपराध के लिए सबसे फर्टाइल जगह। हाँ, अपराध के लिए नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस इलाके की संजोग से आबादी बहुत रही है शुरू से ही, और गरीबी ज्यादा रही। पूरा इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित रहा है। अब तो बंधे उंधे बन गए हैं तो फसलें कुछ अधिक होने लगी हैं, लेकिन तब फसलें बर्बाद हो जाती थी। आबादी के नाते जोत भी छोटे थे, तो उस पूरे इलाके के लोगों ने विदेश जाने का, रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाने का रास्ता चुना। जो बहुत पहले गए थे वो गिरमिटिया मजदूर बन के फिजी, मॉरिशस, फलाना डेमा कई जगहों पे गए थे। बाद की पीढ़ी जो है बैंकॉक, सिंगापुर की राह पकड़ी, और उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। आप गोरखपुर से बड़हलगंज उस पे गोला वाली रोड पे गुजर जाइए तो आसपास थोड़ा गांव में मुड़ जाइए तो आपको, आज तो नहीं, मैं तो 30 साल 40 साल 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हर घर आपको पक्का मिलेगा। हर घर के सामने एक अच्छी गाड़ी, मतलब उस समय के हिसाब से जो भी साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी, अब तो कार भी खड़ी होगी, वो सब मिलती थी। अगर जो लोग बैंकॉक जाते थे तो बैंकॉक सिंगापुर किस नाते मशहूर है ये भी आप जानते थे। यहाँ शादी हुई रहती थी, बच्चे भी 1-2 पैदा हुए रहते हैं। अब आ रहे हैं आप 5 साल पे, 6 साल पे, कभी कभी 10 साल पे, 12 साल पे, पैसा रेगुलर भेज रहे हैं। तो अजब सबका कस्बा बड़हलगंज, इन तीनों जगहों का कस्बा बड़हलगंज। तो लोग इससे, इनके परिवार के लोग बर्बाद हुए। मतलब पैसा बेतहाशा आता हाँ, रहा। कुछ लड़के जो हैं, क्योंकि ग्लैमर था हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला और वो सबको ये लोग देख रहे थे, तो गांव गांव में लोग थे भाई। हरिशंकर तिवारी जैसे लोगों के तो लोग गांव गांव में थे कि पंडित जी का आदमी, पंडित जी का आदमी है भाई। उसी समाज ने पंडित जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी थी ना। एक ऐसा आदमी जिसका अध्याय वो रहा हो, उसको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो क्या कहीं हरिशंकर तिवारी ने और श्री प्रकाश शुक्ला भी, श्री प्रकाश ने उनकी शागिर्दी ली थी, या कि श्री प्रकाश शुक्ला शागिर्द नहीं था भाई, कभी नहीं, शागिर्द नहीं, वो बिल्कुल अलग ही सत्ता थी। हाँ। जैसे ये जो बात है ना, ये समाज के भ्रष्ट होने वाली बात, इस पे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। मेरा घर बड़हलगंज से 10-12 किलोमीटर दूर है, और तरैना नाले मामखोर से 4 किलोमीटर दूर है, यानी तरैना नाला हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक किताब ले आया हूँ। ये लिखे हैं, इस संपादन है अमरनाथ, बांसगांव की विभूतियां। इन्होंने 16 साल तक नेशनल पीजी डिग्री कॉलेज बड़हलगंज में पढ़ाया है। अच्छा। उसके बाद ये कोलकाता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के एचओडी और प्रोफेसर बने थे। अच्छा। अब देखिए इन्होंने अपने किताब के पेज नंबर 24 पे क्या लिखा है। बहरहाल, ये 2009 में की प्रिंट है। बहरहाल आज स्थिति यह है कि इन प्रवासी भारतीयों के द्वारा उपार्जित भरपूर दौलत इनके परिवारजनों को प्राप्त होती है, जिसके कारण इनके परिवार के सदस्यों की जिंदगी आराम से कटती है। बड़हलगंज और उसके आसपास जितने पक्के मकान हैं उनमें से अधिकांश प्रवासी भारतीयों के पैसों से निर्मित हैं। मगर दूसरी ओर इस पक्ष का एक काला पहलू भी है। इनके बच्चों एवं परिवार की महिलाओं में स्थानीय संरक्षण के अभाव में पथभ्रष्टता सहज ही बढ़ जाती है। वस्तुतः शादीशुदा पुरुष जब विदेश जाता है तो प्रायः अपनी पत्नी को नहीं ले जाता है। अपने देश लौटता है तो 4-5 साल बाद। बैंकॉक, सिंगापुर आदि देशों में यौन स्वच्छंदता अपने देश की तुलना में बहुत अधिक है। इन बातों के प्रचार का दूषित प्रभाव भारतीय महिलाओं पर सहज ही पड़ता रहता है। पैसे की कमी प्रायः रहती नहीं है। ऐसी दशा में इनकी स्वच्छंदता इन्हें पथभ्रमित कर दे तो उसमें किसी आश्चर्य की बात नहीं है। आज इन्हीं प्रवासी भारतीयों की संतानें आधुनिक सुख सुविधाओं से भरपूर उपयोग तो करते ही हैं,
साथ ही अपने समय और धन का दुरुपयोग भी करती हैं। आज स्थिति यह है कि इस क्षेत्र के प्रमुख कस्बे बड़हलगंज, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, यही मेन कस्बा है, हम्म, जितनी शराब की दुकानें हैं उतनी शायद इस आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं रही होंगी। ये अच्छा। 2009 की बात है। नए नए दुपहिया वाहनों पर सवार यहाँ के नौजवान इस दुकान से उस दुकान तक दिन भर चक्कर लगाते हैं, मौज मस्ती करते हुए दिन कट जाते हैं। यहाँ अश्लील और मार धाड़ वाली फिल्में देखने के लिए जिस तरह धक्का मुक्की होती है, उसे देखकर बाहर का कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। हमारी पीढ़ी भी सांस्कृतिक पतन का शिकार हो रही है, पर नई पीढ़ी की दशा कुछ और ही है। पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी का ऐसा सांस्कृतिक पतन हर संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर देता हम्म, है। ये तो करता है। ऑथेंटिक आदमी है ना, हम्म, जो 16 साल बड़हलगंज में पढ़ाए हों, हम्म। सबसे बेहतर तो वहाँ संपर्क का और बिल्कुल सामाजिक स्थिति की हाँ, पूरा अध्ययन किया हुआ है तो इन्होंने। इस मैंने उसके सोशियो इकोनॉमिक हम्म, पर्सपेक्टिव से तो कोई सोचा ही नहीं है। हम्म, इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हम्म, लेकिन मैंने समाज की बुराई तो कर दी, लेकिन उस समाज की एक अच्छाई भी। विभूतियाँ हैं तो और भी हाँ, विभूतियाँ जो हैं। पैसे आए, हम्म, जैसे एक चीज आपको बताऊं, जो पैसे आए उससे स्कूल बने। अच्छा। वीरेंद्र प्रताप शाही का जो पहला जो महुआ पार गांव है, संभवतः राम कंवल शाही, जो बहुत बड़े दानी थे और विदेश में जाकर के वो चंदा ही स्कूलों के लिए वसूलते थे। पहला कन्या इंटर कॉलेज महुआ पार में ग्रामीण अंचल का वही बना। हम्म, नेशनल पीजी कॉलेज के लिए पैसा उन्होंने ही इकट्ठा किया। उन्होंने एक शाही लाज बनवाया था, हम्म। ये जिसमें सब लोग, गोरखपुर में है? नहीं, बड़हलगंज में। अच्छा। और शाही लाज में उस समय विदेश तक के छात्र पढ़ने आते थे, ऐसा मैंने पढ़ा, और उनको उसी तरह से इज्जत दी जाती थी। विदेश से क्या, वही बैंकॉक सिंगापुर वगैरह से आते रहेंगे। पहला कॉलेज था जिसमें, विश्वविद्यालय में तो आज भी नहीं है, जो इसमें कृषि फैकल्टी थी। बाकायदा कृषि फैकल्टी के लिए 50 एकड़ का परिसर था। गोरखपुर हाँ, विश्वविद्यालय में नहीं है ये? अब भी नहीं है कृषि की फैकल्टी, अब भी नहीं है। हम्म, अपने समय में सिर्फ बड़हलगंज में रही हो, बाद में बुद्धा उद्यम हुई थी, और अब कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। श्री प्रकाश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में कभी उसने जाहिर किया किसी से? नहीं, जाहिर नहीं था, लेकिन उसके टारगेट पे, हम्म, चूंकि वो भी उसी क्षेत्र का था जिससे हरिशंकर तिवारी थे, तो नहीं, बट ये तो नेचुरल है, उसके टारगेट पे वही क्षेत्र था, और वो रहता, चुनाव लड़ता तो जीत भी जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे उसके लोगों को तो लोग रॉबिन हुड मान लिए थे उस जमाने के। हर गांव में के युवा जो हैं, जिनको वो रेख उठी रहती है तो क्या ना। कुछ रॉबिन हुड का भी काम, जैसे इसने किसी गरीब की कोई मदद भी करते हुए नहीं कभी नहीं, मिला? ऐसा कहीं साले का तो कुछ, ऐसा रॉबिन कुछ नहीं था ना। अच्छा गिरीश जी, श्री प्रकाश को लेके तमाम तरह की चर्चाएं हैं, बातें कही जाती हैं, बहुत से पॉडकास्ट और किताबें आ चुकी हैं मार्केट में। क्या लगता है आपको, इसके ऑथेंटिक जानकारी कौन दे सकता है? देखिए, ऑथेंटिक जानकारी तो वही यशवंत सिंह पक्का साहब दे सकते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। नागेश मिश्रा मर गए, वो रहते तो दे सकते थे। चूंकि राजकुमार मिश्रा घूम फिर के एसएसपी से लेकर के और आईजी डीआईजी के पेशकार थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, श्री प्रकाश शुक्ला की पहली फोटो राजकुमार मिश्रा ने ही उपलब्ध कराई थी, और नंबर भी उन्होंने उपलब्ध जो कराया था। बहन के घर बर्थडे पार्टी से निकाली गई थी नहीं, वो हाफ साइज की फोटो थी ना, हाँ। वो फोटो, वो जरूरत होगी तो राजकुमार मिश्रा को हम बैठा लेंगे, हमारे संपर्क हम्म, में हैं ये लोग ना। और ओपी तिवारी, हम्म, ओपी तिवारी अपने समय के बहुत मतलब दिलेर किस्म का दरोगा था, जान उनकी परवाह नहीं करते। वो तो मैं भाई साहब बताऊं, एक अपराधी था जिसको वहाँ का मंत्री जयप्रकाश यादव संरक्षण देता था, हम्म, और वही बेलघाट के दियारे में वो रहता था, हम्म, वहीं पे शरणस्थली बनाया था। आजमगढ़ और इसमें वो करता था, पकड़ उकड़ करता था, वही बेलघाट को उसमें ले जाके रख लेता था। सूचना मिली इनको, ओपी तिवारी को, कि ये एक घर में आराम कर रहा है, टिका है अपने गिरोह के साथ, और इसके पास एलएमजी थी। अब लोग पहुंच तो गए, अंदर कौन जाए, क्योंकि पास में एलएमजी है। हम्म, तो सीढ़ी लगा करके सबसे पहले ओपी तिवारी कूदे,
ओपी तिवारी कूदे तो ओपी तिवारी ने हमको ये बताया कि गुरुजी मैं ये सोच के गया था कि कूदूंगा तो इससे लड़ जाऊंगा कुश्ती, और तब तक इससे कुश्ती लड़ूंगा जब तक हमारे हमराही और सिपाही आ नहीं जाएंगे और दरवाजा नहीं खुल जाएगा, क्योंकि जैसे इसको छोड़ा इसके पास हथियार है, मार देगा। मगर मैं लड़ गया उससे, और थोड़ी देर में भाई हम देखिए जो हमराही होते हैं ना वो वफादार होते हैं अमूमन ऐसे आदमी के, तो तुरंत वो सब कूदे, तो एक दो उसको काबू किए और एक दो दरवाजा खोल दिए, तो दरवाजा खुला तो पूरी फोर्स आ गई। इन लोग पास जानकारी बहुत होगी। चलिए आपके प्रयास से इनसे भी कभी बात और की आपको जाएगी। एक बताऊं, मैंने अपराधियों के कमजोरी पे मैं बता रहा हूँ। एक अपराधी है वहाँ प्रदीप सिंह, ब्लॉक प्रमुख वगैरह भी रहा है, और उसके पिता की हत्या हुई थी संभवतः सुरेंद्र सिंह की, या सुरेंद्र सिंह ने उसके पिता की हत्या की थी। तो सुरेंद्र सिंह और उसके गनर को इन सबों ने मारा था जिला परिषद पे, ये दिन दहाड़े मारा था। प्रदीप सिंह एक बार किसी मामले में गिरफ्तार हो गया कोतवाली थाने में। कितना डर होता है इन सबों में इनकाउंटर का, कि इसके साले का नाम संभवतः विपिन सिंह, हमको फोन किया कि भैया ऐसा है कि जीजा को लोग पकड़ के कोतवाली में ले आए हैं, आप आते तो ठीक रहता। तो मैं गया तो मैं देखा अच्छी कदकाठी थी उसकी, ऐसे जो है जो बंद करने का वो होता है खड़ा था। हमने कहा ये तो रात भर सोया तो कई सीना है। ये डर होता है इन लोगों में। और तब पुलिस वाले देखिए अपराधी रिपोर्टर का सम्मान करते, ये तो है पुलिस वाले भी बहुत सम्मान करते थे। एक मैं और आपको वाकया बना रहा हूँ, पुलिस वाले कितना सम्मान करते थे। मैं रात के 1:30-2 बजे जा रहा था, छाया चौराहे पे संगम मिश्रा संभवतः दरोगा थे, गाड़ी रुक गई, भाई परिचित है क्राइम रिपोर्ट है, गाड़ी रुक गई। उसी दौरान एक ट्रक आ गया, ट्रक को सिपाही ने रोक दिया पैसा लेने के लिए। अब संगम दुबे जो है उसको मैंने पुलिसिया भाषा में जैसे गाली दी जाती है, जैसे अपराधी को देते हैं 50 गाली दिया होगा माँ बहन की। अब कहा होगा दिन भर ऐसा कराते हो, रात के 2 बज रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, गाड़ी पे पत्रकार लिखा है, रुक नहीं सकते हो। उनके सामने उसके सामने मैंने अब जितनी गाली देना था उसने दिया, उस गाली की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। तो तब पुलिस ऐसी होती थी ना। उसी चौराहे से मैं एक बार और गुजर रहा था तो केपी सिंह सीओ थे, इलाहाबाद में हमारे सीनियर रहे होंगे, उन्होंने एक पियक्कड़ को पकड़ा था जो खूब बहक रहा था। चौराहे पे ठीक ठाक भीड़ हो गई थी, मैं पहुंचा तो रुकिए गिरीश जी, रुका, उससे करें हमारे साहब आ गए, अब जो बात करना है इन्हीं से करो। हम कहे अरे महाराज धन्य, इससे मैं क्या बात करूं। बड़े अच्छे संबंध होते थे। ये अपराधी पुलिस और या पत्रकार ये आपस में भले डिस्क्लोज ना करें, लेकिन बहुत चीज़ें, बहुत जानकारियां एक दूसरे से आदान प्रदान बहुत करते हैं। चीज़ मैं आपको बताऊं, ना अपराधी का नाम लूंगा, ना थाने का नाम लूंगा, ना थानेदार का नाम ले लूंगा, मेरे बहुत अजीज थे। मैं अखबार आया तो एक चर्चित अपराधी के घर वाले आए थे, ठीक ठाक चर्चित अपराधी, कि पकड़ लिया गया और पुलिस वाले मार देंगे। जो डेस्क इंचार्ज है, हो सकता है उनका कुछ सॉफ्ट कार्नर रहा हो, हमसे कहे कि अरे वो पकड़ लिया गया और आपको पता नहीं है, कुछ करिए, पुलिस अभी उसको मार देगी। तो जिस थाने को बताया गया, तो उस थाने में अगर चोरी भी होती थी तो जब रात में मैं फ़ोन करता था कि हाँ हेलो कुछ है, तो बता देते भैया साइकिल चोरी है, मन करे तो लिख दीजिए। हम उनसे कहे अरे यार उस थाने में कुछ होगा तो हमको नहीं पता चलेगा, पता चलेगा। फिर मैं उन लोगों का प्रेशर अवॉइड करने के लिए और परिवार का प्रेशर अवॉइड करने के लिए मैं गाड़ी उठाया, थाने पहुंच गया। थाने पे मैं पहुंचा तो देखा कि सीओ की गाड़ी खड़ी है, और मेरे पहुंचते ही जो थानेदार का कमरा था उसके सारे खिड़की उड़की सब बंद हो गए। उन्होंने कहा है मामला तो कुछ बड़ा है। ड्राइवर थानेदार का दौड़ा हुआ आया कि भैया कैसे आप इस वक्त। हम कह रहे इस वक्त आए हैं तो कोई खास बात होगी। कह रहे नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, आपको सब साहब सूचना दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तब तक वो साहब दौड़ के आए, कहे भाई साहब आप जो जान रहे हैं सब सही है, लेकिन मारना है ना, और दूध हल्का होने दीजिए,
आप अखबार जाइए, लौट के आइए, आपको सारी खबर मिल जाएगी। गए लौट करके, मामला खत्म हो गया था। उस दरोगा के अंगूठे से खून नहीं रुक रहा था, कागज लगाया था बेचारा। मैंने पूछा क्या, माने ढकेल रहे थे गोली मारने काट के लिए, दिया, तो पूरी काट ली। ताकत से काट लिया था वो। तब संबंध बहुत अच्छे थे। हाँ, रिगार्ड करते थे। एक गोरखपुर में है रत्नेश सिंह, ये भी मतलब वो अपराध से ही माफिया बने हैं। इनके, ये जहाँ रहते थे वहीं एक कैंट का दरोगा रहता था, माया शंकर शुक्ला। तो रत्नेश की शादी अभी नई नई हुई थी, और माया शंकर शुक्ला क्या करते थे, सवेरे एकदम लंगोट पहन करके वो अपने घर के सामने, ऐसे आमने सामने घर था, लंगोट पहन के अपना दंड बैठक और सपाट मारते थे। इनको रत्नेश को बहुत तकलीफ होती थी। तो एक मित्र हैं हमारे बीपी सिंह, उनसे अखबार में एक कंपोजिटर, उनसे चर्चा किए कि यार बड़ा दिक्कत, बहुत दिक्कत बा, कुछ हो जाता। तो कहे कैसे हो जाएगा, कहे एक बार गिरीश भैया को खाने पे बुला लीजिए, आपका हो जाएगा। तो मैं खाने पे गया वहाँ, माया शंकर शुक्ला निकले, क्या गुरु जी यहाँ कहाँ है? हम कह रहे परिचित है हमारे, बुलाए थे चले आए। इतने में ही उनका मामला साल हो गया ना। फिर नहीं किया उन्होंने। नहीं नहीं, फिर नहीं, अब फिर तो वो बहुत आगे भी निकल गया, वो ब्लॉक प्रमुख बना, हत्या किया ना। तो यही सब है सर, अपराध की दुनिया की कहानी। बाकी श्री प्रकाश के बारे में पक्का साहब और भी मिल कई जा- नाम आपने बताया, उन लोगों से जानकारी ली जा सकती है हाँ इसके हाँ बारे हाँ, में। ये लोग पक्का साहब को तो हम्म, नहीं बताया जा सकता कि मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि अब तक खामोश हैं। होंगे कहीं लखनऊ में, अगर होंगे तो हम्म, ढूंढा जाएगा। लेकिन राजकुमार ओपी मिश्रा ये लोग मिल सकते हैं, ये लोग अपनी बात बता सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, सही क्या है, गलत किया है। बाकी तो जो व्यक्तिगत बातचीत होती है उसमें वो लोग यही कहते हैं कि सब बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने गोरखपुर के अपराध जगत और श्री प्रकाश के शुरुआत से लेके अंत तक की काफ़ी बातें कर ली गिरीश जी से। और गिरीश जी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत ऑथेंटिक जानकारियाँ दी, और ऐसी चीज़ें बताई जो अब तक हम लोगों ने शायद आम तौर पे नहीं जाना था उनको। तो लेकिन मेरे बातचीत के अलावा भी अजीत जी के कुछ सवाल हैं। अजीत जी कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और उनकी उत्सुकताएं हैं। अब अजीत जी आगे बात करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद सुमन जी, मुझे भी अपनी पिपासा शांत करने का अवसर दिया आपने। गिरीश जी, जो आपके और सुमन जी के बीच में बात हुई, ये दो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की बातचीत थी। मैं आपके वर्ग से जो है संबंध नहीं रखता हूँ। मैं एक आम जो है आदमी की सोच वाला व्यक्ति हूँ, उसी के लिहाज से सोचता हूँ। उन्होंने जो बातें की ठीक है, सब लगा बड़ा, आपने साहित्यिक अंदाज में सबका जवाब भी दे दिया। मामला मेरा कुछ साहित्यिक नहीं है, मेरा बड़ा फिल्मी टाइप का है, क्योंकि उस समय जो मेरी एज थी, तो मैंने सुना था हजरतगंज के जनपद में उन्होंने किसी पुलिस वाले को, श्री प्रकाश शुक्ला ने, देखिए मैंने कितनी इज्जत से बोला उन्होंने, डर अभी तक है, उन्होंने जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये एक मतलब ऐसा कांड हमने कभी सुना नहीं था कि ऐसे बीच बाजार जो है गोली मार के हत्या कर दी। एक 25 साल की उम्र वाला लड़का, उसके अंदर ये कलेजा, ये सोच उस समय में कहां से आई? जैसे आजकल अचानक T20 क्रिकेट शुरू हुआ, धड़ाधड़ मारने लगे। उस समय तो बड़ा एक लिमिटेड वे में माफियागिरी हुआ करती थी। किडनैप किया, उठाया, रंगदारी में पैसा मांगा, यही सब चलता था। अचानक ये फिल्मों में भी इस तरीके का खूंखारपना तो अब जाके दिखाना शुरू किया है। वो उस समय में आखिर क्या परिस्थितियां थी, क्या उसकी मानसिकता थी जो वो इस तरीके से खुलकर बैटिंग कर रहा था? नहीं देखिए, जो आपने लास्ट में शब्द कहा ना, वही महत्वपूर्ण मानसिकता। वो निश्चित रूप से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं मनोविज्ञान भी पढ़ा हूँ, कोई न कोई उसको मनोवैज्ञानिक वो था। नहीं तो कोई भी अपराधी कुछ अपराध करने के बाद अगर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो जेल में जा करके आराम से अपना मूड माहौल बना करके वो फिर राजनीति में आ जाता, उसकी एंट्री बहुत आसान हो जाती है। लेकिन ये तो लोगों को पागलों की तरह से मारता था। और आप सिर्फ उनकी बात क्यों कर रहे हैं? जो परशुराम सिंह के बड़े भाई थे,
यहाँ पे हजरतगंज में मारे गए थे, मारा था जिनको, यहीं पे उसने वीरेंद्र शाही को 150 गोलियां मारी थी। और यहीं पे दीप होटल चार बाग पे है कहीं, भानु मिश्रा और कई लोगों को उसने गोलियों से भून दिया था। भानु मिश्रा के शरीर में अब भी गोलियां होगी, हो सकता है अब भी पूरा अंग से सीधे नहीं चल पाते होंगे। तो बहुत दुस्साहसी अपराधी था। उसको तो देखिए, उसके अपराध का जो तरीका था, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसको मरना ही था। नहीं तो इतना टाइम फिर क्यों लग गया मरने में? कोई जाहिर बात है फिर अरे राजनीतिक सबसे कम, संरक्षण। सब कम, वो राजनीतिक संरक्षण किसी से चाहता ही नहीं था। बिहार में उसके वो थे, बिहार में उसको राजनीतिक संरक्षण था, लड़ना वो यहाँ से चाहता था, पृष्ठभूमि इसकी यही थी। और जहाँ से लड़ना चाहता रहा होगा वो सबसे टफ सीट थी, हरिशंकर तिवारी का वो इलाका था। एक जिज्ञासा और, लगभग 25 साल की उम्र में तो एनकाउंटर हो गया था उसका। एक एक बच्चा ही कहेंगे उसको, एक बच्चे के हाथ में AK-47 जैसा हथियार आखिर कैसे पहुंच गया? नहीं, ये तो देखिए, जो भी माफिया होता है उसकी पहली पसंद वही लड़के होते हैं जिनकी अभी रेख उठ रही होती है 18 साल से 21 साल के बीच में, क्योंकि उनके पास सोच समझ नहीं होती और ग्लैमर से वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इस नाते उसको सूरज भान ने ये हथियार मुहैया करवाया, मैंने उसको बिहार से ही हथियार मुहैया करवाया गया था और उसने ये काम करता था, उसका वर्चस्व बनता गया। ये भी अपना वसूली वसूली और उठाईगिरी वगैरह करता था, लोगों को उठाता था, इसको भी पैसा मिलने लगा बाद के दिनों में। बाकी तो ये काम इसको सूरज भान ही ऑपरेट करते थे। अच्छा, एक एक किताब के हवाले से एक और चीज पूछना चाहता हूँ। बताया जाता है कि श्री प्रकाश को किसी तांत्रिक ने बताया था कि अगर वो 100 हत्याएं कर लेगा तो उसके बाद उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। नहीं, इसके बारे में कुछ इस आपको आइडिया? इस बारे में नहीं, उस तांत्रिक को पकड़ना पड़ेगा कि कैसे वो ये कह रहा कि 100 हत्याएं कर दो। उसी पे मुकदमा चलना चाहिए कि वो उकसा रहा था, मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन है तो वो उसी लायक। कोई कह दे किसी अपराधी से, वो भी ऐसे अपराधी से जिसके पास AK-47 है, कि तुम 500 लोगों को, तो 100 ही बता कि तुम 500 लोगों को मार दो, तुम आदमी बन जाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। किसी मेले ठेले में, कुंभ में कहीं जा मार देगा साला, तुरंत बड़ा आदमी बन जाएगा। अच्छा, इतने सारे माफियाओं के साथ में आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, मुलाकात और बात होती ही रहती होगी क्योंकि आप क्राइम देखा करते थे। तो आपने जैसे बताया श्री प्रकाश से आपकी कभी ना बात हुई ना मुलाकात हुई, लेकिन उसकी बातें सुनकर आप जो कंपेयर करते थे तो आपको क्या लगता था कि उस दौर में उससे बड़ा कोई माफिया था या वो केवल एक कठपुतली जैसे इस्तेमाल किया जा नहीं रहा नहीं, है? अपने दौर में तो फिर शिवप्रकाश के अलावा कोई नहीं, उसके दौर में कोई नहीं। मैंने उसके दहशत का मैंने उदाहरण बताया, ये तो वीरेंद्र शाही मामूली आदमी थे। 2 बार गोली मारा, दूसरी बार तो मार ही दिया, और गोली मारा तो रोते हुए मैंने देखा था वीरेंद्र शाही को जिला अस्पताल में। वो भागते हुए जिस जनप्रतिनिधि को देखा था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इतनी कम उम्र में ये कैसी महत्वाकांक्षा थी? मतलब कहीं तो कुछ आपका भाई आइडिया साहब, कि कोई तो नचा रहा होगा उसे। वहां तो नजीर थी ना, वहां तो नजीर थी कि माफिया कैसे माननीय बन जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर वर्ग था, देखिए ये तो शुरू से तो जब ये माननीय एक, बनने की राह पर था ही नहीं, ये तो नहीं नहीं बन जाता है, ऐसा थोड़ा ना कि उसकी उसकी महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी। वो बनता निश्चित रूप से, वो चुनता, उसी सीट को चुनता शुरू में, चिल्लू पार को, क्योंकि वो चिल्लू पार का ही था, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था, तो सबसे ज्यादा राजनीतिक खतरा तो तिवारी जी को होता। तो तिवारी जी को लोग बताते हैं कि उसके पिताजी को बैठा के चलते थे कि हमारे ऊपर कहीं ना करवा दे कुछ। अच्छा, वो इतने कांड करता चला गया तब इनकाउंटर नहीं हुआ उसका? आखिर इनकाउंटर मतलब इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं करी, वो बचता रहा, बिना किसी संरक्षण के तो नहीं बच सकता। संरक्षण, और देखिए वो चीज़ों का इस्तेमाल मतलब इस लिए बहुत वो करता था। वो हमें लगता है कि वो वीरेंद्र शाही भी लड़की के ही, प्रेमिका के ही चक्कर में मारे गए, और शिव प्रकाश शुक्ला भी प्रेमिका के ही चक्कर में मारा है। नहीं, हाँ, ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं इस तरीके की नहीं कहानी की प्रेमिका के चक्कर में। नहीं नहीं, है कुछ ऐसा।
अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है कि एनकाउंटर से 3-4 दिन पहले जो है वो पकड़ लिया गया था, उसके बाद जाकर उसका एनकाउंटर हुआ अरे है। अजीत जी, रियल इनकाउंटर कितने होते हैं भाई। हम तो इतने साल में अपने ज़िंदगी में रियल इनकाउंटर नहीं, लेकिन 2 रियल इनकाउंटर के बाद पहुंचे। अलग ही माहौल होता है। ये तो पुलिस खुद बता देती है। हम लोग तो पूछ लेते थे कहाँ पकड़े हो, कहाँ मारोगे, तो यहाँ से पकड़े थे और यहाँ ले जाएंगे, कुछ भी मार देंगे ना, या रेलवे ट्रैक के किनारे मार देंगे। दूसरे दिन खबर आ जाती, हम अपने खबर के प्रति निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि भाई मारेंगे तो हमको उसी के हिसाब से इनपुट लिखना है, लंबा लिखना है, उसकी हिस्ट्री लिखनी है, पुलिस की कहानी लिखनी है। तो इनकाउंटर असली कहाँ होते हैं। हम तो 2 ही इनकाउंटर देखे हैं। एक रेलवे स्टेशन पे जीआरपी ने किया था, ट्रेन की बोगी में। मैं तुरंत घटना के बाद पहुंचा था, मांस के टुकड़े इधर उधर बोगी में थे। और एक मैं कुसमी गांव में देखा था, कुछ अपराधियों ने एक घर में घुस करके और बम वम चलाए थे। पूरा घर भाई सब काली, सब कुछ जल गया था। अच्छा, और कुल मिला के पुलिस वालों ने वो किया, पोजीशन लिया, दोनों तरफ से गोली चली और एक आधा आदमी मारे गए। अच्छा, कुल मिलाकर चाहे कोई भी हो, यहाँ पर भी अपराधी पुलिस और पत्रकार की भी सांठ-गांठ रहती है। अधिकांश की रहती है, अधिकांश की रहती है। ये बताइए, तो पत्रकार भी क्या इस चीज को नहीं कि बहुत कुछ जानते हुए पर भी, एक जैसे आप पत्रकार हैं, आप बता रहे हैं कि पुलिस ने बता दिया कि यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर मारेंगे जाके, ये अपराध नहीं है क्या? नहीं, और आप जान रहे हैं ये भी अपराध है। नहीं हम और जिस अपराधी को उठाया है, मतलब तीनों अपराधी हैं फिर तो। आप इसको कानून के हिसाब से चलिए। देखिए, जिनको कानून तो अपराध मानता है ना इसे। नहीं मानता है ना। अपराध की भी अलग अलग व्याख्या है। जैसे एक आदमी कम खतरनाक है, एक आदमी ज्यादा खतरनाक है, ठीक ना। हमको चुनना है कि किस आदमी को मारना है, तो हरदम जो है हम जो अधिक खतरनाक है उसको मारेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए, देखिए वो संविधान के हिसाब से तो हम चुन ही नहीं सकते, हमें किसे मारना, अधिकारी नहीं है। वो अलग बात है कि जज साहब कहेंगे कि आप अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं जज साहब के घर चोरी हो जाए और जज साहब के सामने ले जाके दरोगा पूछे, और माननीय चोर जी बताइए कहाँ से क्या चुराए हैं, कहाँ माल रखे हैं, कुछ नहीं बताएगा जब तक ले जा करके थाने में उसको 3rd ग्रेड की से वो नहीं करेगा। ये तो आप व्यवहारिक बात बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ वही चीज, जैसे आपने इतने खुल के बोल दिया कि पुलिस बोलती है यहाँ से पकड़ा, अब यहाँ मारेंगे जाके, और ये बात आपको भी पता है एक अपराधी के मरने से पहले कि ये कब मारा जाएगा, और इन्हीं चीजों को लेकर हमेशा से विवाद चलता आ रहा है, हमेशा से, कि एनकाउंटर फेक है कि रियल है, और आप भी इस चीज को मान रहे हैं कि एनकाउंटर ज्यादातर फेक होते हैं, और आपको भी पता है, तो कहीं ना कहीं आप भी कबूल कर रहे हैं कि ये एक पूरा जो चेन है, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अपराधी हो, कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपराध में सब शामिल हैं आपस में। नहीं, इसको एकदम आप सरल व्याख्या कर रहे हैं। एक अखबार वाला पत्रकार जो क्राइम रिपोर्टर है, अगर गलत इनकाउंटर होता है तो उसका बहुत कस के विरोध करता है। गलत अपराधी पकड़ा जाता है, कोई निर्दोष पकड़ा जाता है तो उसका विरोध किया। जो इस्टेब्लिश है कि ये आदमी जिंदा रहेगा तो समाज को नुकसान पहुंचाएगा, तो वहाँ हम पुलिस के साथ खड़े। तो फिर उनके डीआईजी एहसन सिंह के क्यों खिलाफ हो गए जब अलाव बंद करवा दिया रात में उन्होंने चोरी रुकवाने के लिए? क्यों अलाव उनके इसलिए बंद करवा दिया कि तुम यहाँ अलाव तापोगे, चोरी होगी दूसरे दिन। हाँ, तो अगले दिन पेपर में किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ बड़ा, हाँ, तो पत्रकार ने लिखा तो उस पर आईजी ने संज्ञान लिया ना, और कहा ना कि भाई आप एहसन सिंह 24 कैरेट के हैं और उनके बारे में कोई ऐसा कैसे। पत्रकार का काम खाली विरोध करना ही होता है, हमको लगता है ज्यादा। नहीं, देखिए अधिकांश लोग वही है, आपको पॉजिटिव काम करने में बड़ी मेहनत लगती है, रिसर्च करना होता है, फील्ड में जाना होता है। मैंने कहा ना कि अपराध की और पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग बहुत। आपका मन नहीं किया कि श्री प्रकाश एक बार आपसे संपर्क में आए? कभी नहीं, मेरे अपराध मेरी रुचि नहीं थी, लेकिन जो मिल जाता है
देखिए उसको मैं बहुत कायदे से करता हूँ। जब मुझे अपराध देखने को मिला तो सबसे पहले लॉ पढ़ा था, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब मेरे था। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को एक किताब पढ़ाई जाती है, पारिक की जूरिस्प्रूडेंस, मैं उसको ले आया पढ़ने के लिए। क्या होता है उस किताब में? एविडेंस, एविडेंस होता है कि ये घटना होती है, तो जो एविडेंस दिया जाता है फॉरेंसिक वो से कित रिलेटेड रहती वो है क्या? मेडिकल कॉलेज में, मैंने मेडिकल के उसमें रहता है, वो लोग वही पढ़ते हैं। मैंने भी उसको पढ़ा, पारिक अभी गोरखपुर में पढ़ी होगी। वो देखा, पशुपालन देखा तो पशुपालन पे जो सबसे अच्छी किताब होती है वो ले आया। मेडिकल देखा तो A to Z अबाउट मेडिकल हेल्थ, वो किताब मेरे पास अभी गोरखपुर में पड़ी होगी। तो मैं पढ़ लिख करके ज़्यादा मेरा इन श्री प्रकाश शुक्ला फलाना ढिमाका पे फोकस नहीं रहता था। मेरा फोकस रहता था अभी आईडी आपने फलाना ढिमाका श्रीका शुक्ला बोला, मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे वो तो मर गया क्या? आईजी कार्यालय से आंकड़े ले आओ, लूट कितनी हुई, हत्या कितनी हुई, रेप कितना हुआ, उसको एनालाइज करो। और इतना लोगों का विश्वास था भाई साहब मेरे ऊपर, अपने मन से लिख देता था उनका वर्जन। एक बार ओंकार सिंह ने कहा, अरे गिरीश जी, ये रेप वोप पे लिखते हैं, थोड़ा संभाल के लिखा करिए। मैंने लिख दिया क्या कि मैंने, अकेली लड़की से रेप करना आसान नहीं है, और अधिकांश जो आरोप लगाए गए हैं यही हैं, और वो कन्विक्शन का रेट बहुत कम है ना। गिरीश जी, सब आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा तो सोच लिया करिए हम लोग बारे में। तो ज़्यादा आंकड़ों पे ही फोकस रहता था। जैसे मान ली मेडिकल कॉलेज देखता था, तो एक रिपोर्ट जो मैं अब तक नहीं कर पाया, मुझे जानते हैं सबसे अफसोस क्या था, मैंने देखते देखते मुझे लगा कि सुसाइड के कुछ बेल्ट, कुछ गांव में सुसाइड की ज़्यादा घटनाएं होती हैं, और मेडिकल कॉलेज से मिलता, तो उनको मैं एनालाइज करता, फिर उस गांव में जाता, वहाँ की स्थिति का पता लग, तो इस तरीके से एक स्टोरी, वही सब चीज़ें हमको पसंद है। ये अपराध अपराध तो नहीं। लेकिन हाँ, जो मिला उसको। वैसे आपके पास आंकड़े रहते हैं, तो आंकड़ों के हिसाब से श्री प्रकाश शुक्ला ने लगभग कितनी हत्याएं की होंगी? नहीं नहीं, ये गिनने के लिए थोड़े ना आंकड़े रहते हैं हमारे पास। आंकड़े सोशियो इकोनॉमिक ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने जो ये बात बताई ना कि शिव प्रकाश शुक्ला, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही में क्या कॉमन था, ये कोई नहीं बताया होगा अब तक। हो सकता है इसके बाद लोग बताएं, और मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोग भी इसको लिखे हैं। अच्छा, क्या आपको, जैसे हम लोगों का, आपको भी अपने समय में जब श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आता था तो कुछ, आप पत्रकार थे तो आपको तो नहीं, लेकिन क्या एक साधारण आदमी के तौर पे आपको भी हलचल मचती थी अंदर नाम सुन के? नहीं कुछ, मैं शुरू से ही, देखिए मैं अपराध देखने के पहले, जब मैं भी पत्रकारिता शुरू किया था, अमर उजाला वगैरह में था, तो मैं बंदूक के राजनीति के खिलाफ बहुत लिखता था। बहुत बड़े अखबारों में तो नहीं छपता था, लेकिन भाई साहब उत्तर उजाला और कौन कौन इन जगहों में छपा था। अभी मेरे पास कटिंग होगी, मैं हरिशंकर तिवारी वगैरह का नाम लिख के कि ये सब मतलब लोकतंत्र को लूटने वाले लोग हैं, इस तरीके से। आप देखिए, हरिशंकर तिवारी मेरी विधायक थे, मैं 1 या 2 बार उनके यहाँ गया था गोरखपुर में, और एक बार गया था अपनी नौकरी मांगने के लिए, जब मैं पत्रकारिता पढ़ के आया था। तो हमारे भैया थे डॉक्टर, KGMC से पढ़े थे, तो लेके गए हमको उत्साह में। तो हरिशंकर तिवारी ने कहा कि ये डॉक्टर, बिरला जो ना हो, सोनैचा मेरे गांव का है, उनके गांव का नाम टाड़क है। बिरला जो हमें सोनैचा टाड़क बनिया नहीं हमें, ये हमारे कॉलेज नौकरी दे दी है ना। व्यवहारिक बात कर, ऐसन बा गिरीश, तू फलाने तारीख के लखनऊ पहुँचा, और हम नेशनल हेराल्ड में बात कर रहा हूँ। तो फलाने तारीख को मैं लखनऊ में गिरा, फिर हरिशंकर तिवारी आए और हमको ले करके नहीं, फिर 2-3 दिन रुका रहा। उसके बाद अचानक एक दिन फ़ोन आया कि जितने लोग संभव हैं, जितने लोग हों और जितनी संभव गाड़ियां हो, वो ले करके अयोध्या आइए आप लोग, राजीव गांधी आ रहे हैं। ताला वाला खुलने का समय कुछ रहा होगा कुछ। अब भाई साहब हम लोग पहुंच गए वहाँ, वहाँ अलग कहानी थी। राजीव गांधी के गाड़ी पे बैठने के लिए सब लोग चढ़े जा रहे थे, और इन्होंने अपने 2 पहलवानों को उसी पे ठीक कर दिया।
सेट कर दिया। अब वो पहलवान बाकी लोगों को ढकेलें और इनके लिए जगह बना दिए। जैसे ही जगह बना, शंकर तिवारी गाड़ी पे चढ़े, राजीव गांधी टप से कूद गया, स्मार्ट आदमी था गाड़ी से, और जाके वो निर्मल जी कोई थे, हाँ निर्मल खत्री अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी पे बैठ गया। तो इतने में हरिशंकर तिवारी, तो हम तो पीछे नहीं थे, लेकिन लोगों ने कहा कि उन्होंने 2-4 गालियां दी कि राजनीति की ऐसी तैसी। और ये नारायण दत्त तिवारी कहाँ है देखना। फिर भी हिम्मत नहीं हारे हम लोग, राहुल गांधी के गाड़ी के पीछे लग गए। एयरपोर्ट पे जब उनकी जहाज उड़ रही थी तो हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा, तो आपसे जो है, अब हम लोग काफी अपने टॉपिक से आगे निकल आए, लेकिन डीप में हम जा नहीं पाए। अब हमको डीप में जाना है, श्री प्रकाश शुक्ला के टॉपिक में बहुत डीप में जाना है। उसकी जो 5 साल 6 साल की जो भी जर्नी रही, उस जर्नी के, उसके हर कदम के बारे में जो आपने नाम गिनाए हैं कि ये लोग बता सकते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उनमें से किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप संपर्क साधें और यहाँ पे बैठकर श्री प्रकाश शुक्ला के हर कदम की जानकारी, उसके आखिरी कदम तक की, अगर हो पाए तो एक बार उस पर चर्चा जरूर हो जाए। नहीं, कुछ लोग संपर्क में हैं, अच्छे संपर्क में है। देखिए, अगर किसी से आप 92 से संपर्क में है, अभी बातचीत हो जाती है, वो आ जाएंगे मेरे कहने से, और नहीं आएंगे तो हम उनके यहाँ चलेंगे, रिकॉर्ड करके चले आएंगे लोग। कम से कम हमें राजकुमार मिश्रा पे और ओपी तिवारी पे विश्वास है कि ये लोग बता देंगे। तो एक बड़ा रहस्यमयी चरित्र अभी तक तो मेरी नज़र में है, क्योंकि या तो मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, और या शायद पता भी नहीं है लोगों को। कुछ मुख्य घटनाएं, हाइलाइट्स हैं जो वही लोग जानते हैं, चाहे हम हों चाहे आप हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके हर कदम से वाकिफ थे और उसके हर कदम पर उनकी नज़र थी। उसका पहला कदम और उसका आखिरी कदम, इन पूरे पर हमको जानने की जिज्ञासा जग रही है, और गिरीश जी की मदद से हम कोशिश करेंगे ये जिज्ञासा बड़ी जल्दी शांत हो जाए। गिरीश जी, आपसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे, इस जिज्ञासा को हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा को आप शांत करने में मदद करेंगे। धन्यवाद, जरूर प्रयास होगा, जल्दी होगा। नमस्कार।